बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को और नॉन सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू विद रुमान में वेलकम करता हूं, और मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज मैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट MCQ से लेके आया हूँ फाइनल टर्म के लिए, PPS के लिए, ये सब के लिए है, क्योंकि आपका सिलेबस सब टेस्ट के लिए होता है, ठीक है, जो आपने पढ़ा होता है। तो ये खसूसन व्यू के लिए तो है ही है, लेकिन ऑल अदर्स जो टेस्ट के लिए आती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट MCQ हैं। हम ICOM, BCOM और MCOM की ऑनलाइन क्लासेस FSC की, BSc की और MSc की भी लेते हैं। फिज़िक्स में MSc, मैथ की, इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस है हमारी जारी। जिन्होंने हमें ज्वाइन करना हो या रिजर्व फीस के ऊपर, तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं 033271557079। तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं जिन्होंने ICOM, BCOM, MCOM की क्लासेस लेनी हो और FSC की क्लासेस लेनी हो, तो ये वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम और आगे जिन्होंने एडवांस एक्टिविटी करवानी हो तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं LMS, ठीक है। आगे देखते हैं हम इंशाल्लाह। फाइनेंस की भी हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी, जैसे MGT है, फाइनेंस है, में से कॉर्पोरेट फाइनेंस, लाइक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, MGT 101 में सब की MGT सारी फाइनेंस की भी और इको की भी, ठीक है। और सब बुक्स की हमारी ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, जिन्होंने लेनी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर। चलिए हमसे कुछ बढ़ते हैं। लो जी, पहला MCQ आया हुआ है कि इन कहता इन एफिशिएंट मार्केट में द स्टॉक प्राइस डिपेंड अपॉन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर जाता है, या विच डिपेंड अपॉन। वो कहता है कि क्या एफिशिएंट मार्केट में डिपेंड जो करती है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, स्टॉक प्राइस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे करती है। नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट रिस्क के ऊपर करती है, क्योंकि आपकी एफिशिएंट मार्केटिंग देखनी होती है आपने, ठीक है। अब इसमें ये देखिएगा, इसमें ये बताया हुआ है आपका कि इन परफेक्ट मार्केट एंड एफिशिएंट मार्केट, परफेक्ट मार्केट भी और एफिशिएंट मार्केट भी कहते हैं, वेयर इज रैशनल इन्वेस्टमेंट, जहाँ अक्लमंद वाले या मतलब साइंस रखने वाले इन्वेस्टर होते हैं, है डिवर्सिफाई अवे ऑल दी कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, मतलब डिवर्सिफाई करते हैं, मतलब अपने रिस्क को कम करते हैं और अपने कंपनी के स्पेसिफिक रिस्क को कम करते हैं। और वैल्यू ऑफ द स्टॉक और प्राइस डिपेंड ऑन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। मतलब रिक्वायर विच डिपेंड ऑफ द मार्केट रिस्क, मतलब आपकी जो प्राइस है, ठीक है, वो डिपेंड तो करती है रिक्वायर रेट ऑफ विच डिपेंड करती है मार्केट रिस्क एंड नॉट आर टोटल रिस्क। मतलब टोटल रिस्क को नहीं हम कह सकते, मार्केट रिस्क को वो क्या करती है, डिपेंड करते हैं। मैं टोटल रिस्क हमारा ये हो जाता है, ये टोटल रिस्क है, ये दोनों को जमा कर लो, टोटल रिस्क बन जाता है। डिवर्सिफाई प्लस नॉन सिस्टम, जिसे हम बिजनेस रिस्क भी कहते हैं और प्लस फाइनेंशियल रिस्क भी कहते हैं, ठीक है। तो टोटल रिस्क से बन जाता है ये। तो ये आपको लग गई होगी समझ। आगे बढ़ते हैं, चलें जी। कहता है विच ऑफ द कैलकुलेटिंग स्टॉक पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो का इन्वेस्टमेंट, ये पोर्टफोलियो कंसेप्ट ये है कि आपका स्टॉक है ना डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। रिस्क पोर्टफोलियो रिस्क यूजिंग 3x3 मैट्रिक्स, मतलब आपके 3x3 मैट्रिक्स अप्रोच के मुताबिक किया हुआ है। नो डायगोन टर्म्स शोन द बॉक्स आर कॉल्ड। अब देखो, वेरियंस होता है, कोफिशिएंट होता है, कोवेरियंस होता है एंड कोरिलेशन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर है कोवेरियंस। अब देखिए क्यों होता है, इसका आंसर देख लेते हैं। कहना टर्म ऑफ द एन अदर और नॉट डायगोनल्स बॉक्स आर कॉल्ड कोवेरियंस, इसको कोवेरियंस कहते हैं। टर्म विच अमाउंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द स्टॉक मूवमेंट एंड अदर स्टॉक मूवमेंट, वैसे एक स्टॉक की दूसरे स्टॉक की मूवमेंट को जो ऊपर अफेक्ट करता है,
वो कोवेरियंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका आंसर था। चलें जी आगे देख लेते हैं कि वेल कैलकुलेटिंग स्टॉक बीटा ग्राफिकली द फार्मूला ऑफ द कैलकुलेट द बीटा, मतलब आप बीटा का फार्मूला मतलब उसने बताना है कि बीटा का फार्मूला क्या है। ठीक है, बीटा कोफिशिएंट फॉर द स्टॉक बी, मतलब कोफिशिएंट स्टॉक बीटा कोफिशिएंट क्या है फॉर स्टॉक बी के लिए। ठीक है, तो हमने ये देखना है। ठीक है, ये इसका फार्मूला ये होता है आर एम माइनस आर एफ, ठीक, डिवाइडेड बाय आर एफ आर बी माइनस आर, नहीं ये आर बी कहाँ से आता है, आर बी तो आता ही नहीं है, पहली बात तो ये ना ये आता है और ना ये आता है, देखना ये तो गलत हो गया। अब इसका आंसर है बी। अब इसका आंसर क्यों सही है देखिएगा, कहता है कि बीटा जो स्लोप ऑफ बीटा क्या होता है, चेंज इन वाई एंड चेंज इन एक्स। ठीक है, परसेंटेज जिसे हम कहते हैं आर ए, मतलब आर ए रिटर्न और ए का, और रिटर्न मार्केट रिटर्न जो आपका होता है, ये मार्केट रिस्क होता है, इज इक्वल टू ए होता है, ए इज इक्वल टू रिस्क ऑफ द रिलेटिव मार्केट, मतलब आर ए। ठीक है, रिटर्न और आपका जिसे हम कहते हैं मार्केट रिटर्न, और आर एफ रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय आर एम का मार्केट प्राइस और माइनस आर एफ मार्केट रिस्क फ्री रेट। तो ये हम ऐसे करते हैं, ए का रिटर्न होता है, इसमें आर एम मार्केट रिटर्न होता है, ये ए का रिटर्न होता है, मार्केट रिटर्न नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला है, सही है, ये आपका क्या है फार्मूला। इस फार्मूला के तहत आपने, ये फार्मूला क्या है बीटा कोफिशिएंट का। ठीक है, तो ये सिंपल एक फार्मूला है, एलएमएस का भी आर मैं बताता हूँ। ये जो होता है ना, ये आर एम माइनस आर एफ, ये प्रीमियम होता है, मार्केट प्रीमियम होता है, क्या मार्केट प्रीमियम होता है, सही है। और आर बी माइनस आर एफ का मतलब होता है कि भाई आप कोफिशिएंट के मामले से बीटा के मामले में देखना है। ठीक है, तो आर बी आता है लेकिन आर बी डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, डिवाइड नहीं होता, सॉरी। ठीक है, आर एम ए आर एफ के साथ किया हुआ डिवाइड, तो ये ऐसे नहीं हो सकता है, सही है। तो ये आपका देखिएगा, आगे देखिएगा, उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट वुड बी कंसीडर ऑफ द फिक्स कास्ट। अब फिक्स कास्ट होती है सारी बाल है मटीरियल, आपकी फिक्स कास्ट डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस के मुताबिक निकालते हैं, डेप्रिसिएशन आपकी हर साल बाद डेप्रिसिएशन निकली होती है फिक्स एसेट के तौर पर। ठीक है, इसके देखने के ऊपर देख लीजिएगा आंसर बी है। इसमें ये देखिएगा रॉ मटेरियल आपका क्या है, रॉ मटेरियल आपका वेरिएबल कास्ट है, और डेप्रिसिएशन आपका फिक्स कास्ट है, बैडर्स भी आपका वेरिएबल कास्ट है, और प्रोडक्शन भी आपकी क्या है लेबर भी क्या होती है, वेरिएबल कास्ट होती है आपकी। ठीक है, फिक्स कास्ट नहीं होती है, ये आपकी होगी। इसके ऊपर आगे देखिएगा, कहना इफ एन इन्वेस्ट इज रिस्क अवर्स, मतलब रिस्क अवर्स जहाँ आपके रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब वो हाई रिस्क हाई रिटर्न जिसे हम कहते हैं, सही है। रिस्क अवर्स होता है, रिस्क कंजर्वेटिव नहीं होते हैं, मतलब लेना चाहते हैं रिस्क। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट इज सूट हिम, तो किसके लिए, डिबेंचर के लिए, कॉमन स्टॉक के लिए, टी बिल के लिए, प्रेफरेंस स्टॉक के लिए। अब टी बिल वो होता है कि रिस्क अवर्सर का मतलब होता है कि वो रिस्क लेते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, रिस्क सीकर होते हैं जो रिस्क कम लेते हैं, और रिस्क अवर्सल होते हैं जो ज़्यादा रिस्क रिटर्न लेना होता है। और टी बिल में आपका रिस्क भी ज़्यादा होता है और रिटर्न भी आपका क्या होता है ज़्यादा होता है। स्टॉक में आपका शेयर होते हैं, शेयर आप खरीद लेते हैं, इसमें आपका रिस्क इतना नहीं होता, रिटर्न होता है, मतलब लॉस नहीं होता इसमें। डिबेंचर है आपका, डिबेंचर में आपको लॉस होता ही नहीं है, आपको ने लोन देना होता है, आपको मिल जाता है। और प्रेफरेंस स्टॉक में भी नहीं होता, प्रेफरेंस स्टॉक में आपको डिविडेंड फिक्स मिलता है। ठीक है, तो आपने ये देखा होगा। आगे से रीज़न देख लेते हैं। कहता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट वी हैव द ऑप्शन ऑफ इन्वेस्टिंग द टी बिल पोर्टफोलियो विच इज़ ऑफर्स आर रिस्क फ्री रेट ऑफ द रेट, मतलब आपको जो टी बिल करता है ये रिस्क फ्री, ये भी नहीं करता रिस्क फ्री रेट, ये भी नहीं करता रिस्क फ्री रेट, ये भी नहीं करता रिस्क फ्री रेट प्रोवाइड नहीं करता आप पोर्टफोलियो में आपको, जब आप मुख्तलिफ कंपनी में करते हैं। तो टी बिल एक ऐसी चीज़ है जो आपको रिस्क फ्री रेट रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका समझ लो कि रिस्क नहीं होता, रिस्क को मिनिमाइज़ कर देती है। तो ये इसके अंदर भी रिस्क होता है, इसके अंदर रिस्क होता है, इसके भी अंदर वैसे होता है, लेकिन ये बिल्कुल आपको रिस्क फ्री रेट का कंसेप्ट देती है, इसमें आपका रिस्क मिनिमाइज होता है, वो कहता है रिस्क होता ही नहीं है। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर एज कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखें जी, ये सिंपल सी बात है
कैश आउटफ्लो फ्रॉम द गवर्नमेंट टैक्सेस, जितने भी आपके टैक्सेस या गवर्नमेंट आपने पे किए हैं, ठीक है, आउटफ्लो करते हैं, वो आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है। कैश आउटफ्लो शेयर और द डिविडेंड, ये आपका इन्वेस्टिंग में आता है। कैश फ्लो फ्रॉम दी सेलिंग या न्यू इक्विटी शेयर, ये भी आपकी इन्वेस्टिंग में आता है, ये इन्वेस्टिंग में आता है, ये फाइनेंसिंग में आता है, ठीक है। कैश फ्लो द परचेज, ये भी इन्वेस्टिंग में आता है, ठीक है। ये फाइनेंस में, ये भी इन्वेस्टिंग में, ये भी इन्वेस्टिंग में, ये भी, या ये भी ये फाइनेंस में कर ले, डिविडेंड फाइनेंस में आता है, इन्वेस्टिंग में भी आ सकता है, दोनों सूरतों में आ सकता है। तो ये आपका राइट आंसर ये होगा। अब देखिए, के अंदर सिक्योर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन नोन एज वेरियंस, वेरियंस के नाम सिक्योर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का जब भी आपका नाम लिया जाएगा ना, तो उसके साथ वेरियंस होगा, कोफिशिएंट वेरियंस, वेरियंस आपके साथ होगा, मतलब ये कोफिशिएंट वेरिएशन है, वेरियंस आपने लेना है, ठीक है, सही है। तो कोफिशिएंट आपके रिस्क को मिनिमम, रिस्क पर यूनिट को, ये जो होता है ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये रिस्क पर यूनिट को कंसीडर करता है, ठीक है। तो ये बात ये देखता है कि एक यूनिट के ऊपर कितना रिस्क है, सही है। उसमें देखिएगा डैश मींस दैट एक्सपेंडिंग द नंबर ऑफ द इन्वेस्टमेंट विच कवर डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टॉक, ठीक है, डिवर्सिफिकेशन। ये देखिए सिंपल सी बात है कि आपने अपनी अमाउंट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करना है, नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट का विच कवर डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टॉक। आपने डिफरेंट में से ए बी सी डी, ये डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टॉक है, तो इधर आपने इन्वेस्टमेंट करना है, तो इसको डिवर्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं कहते, ना वेरिएंस कहते हैं, या कोवेरिएंस भी नहीं कहते, ठीक है। कोवेरिएंस हमको पीछे देखा हुआ कि इसको कहते हैं हम, ठीक है। आगे देखिएगा, इसको देखिएगा अच्छे तरीके से। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिस्पिक्ट ऑफ द डिस्टेचर, इसका ये होता है कि डिवाइस स्ट्रक्चर का इसमें देखना कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है। इसमें ये होता है कि 5 - 1 - 5 4, 5 - 1 = 6, 5 + 1 = 6, या नॉन ऑफ दिस ऑप्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये देख लीजिएगा डिवाइस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि रिजर्व मर्जर होता है, मतलब इकट्ठा आपका रिजर्व रखा जाता है। बेनिफिट द एफिशिएंट री एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स होते हैं कि जिसमें आपका 5 - 1 = 5 होने चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इट मीन्स बाय सेलिंग एन इनएफिशिएंट एंड अनप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द कंपनी यू कैन हैव मोर वैल्यू इन द सेव एसेट। जैसे आपकी जो कंपनी की जो मोर वैल्यू होनी चाहिए, ताकि आपकी सेव कास्ट हो सके, ऐसा नहीं थोड़ी ऐसा आपकी कास्ट को सेव कर सकें, और आपकी जो मीन सेलिंग इन एफिशिएंटली और इन प्रोडक्टिवली यूनिट होने चाहिए आपके, ठीक है, ताकि आपके वो मोर वैल्यू हो सके और अपनी कास्ट को सेव कर सकें, ठीक है। तो ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। आगे देखिएगा के अंदर अंडर द एफिशिएंट मार्किंग द इफेक्ट ऑफ द डेट ऑन द वैक कैन बी रिप्रेजेंट ऑफ द हेल्प ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इसका मतलब कि एफिशिएंट मार्किंग के ऊपर आपका डेट वैक के ऊपर, मतलब द इफेक्ट ऑफ द डेट का इफेक्ट ऑन वैक के ऊपर क्या होगा, कैन बी रिप्रेजेंट द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग, क्या उसको मदद दे सकता है, क्या उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, यू शेप कर्व होगा, कनकेव होगा, टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट करेगा, तो आपका स्ट्रेट लाइन होगा। ये देखिएगा आगे इसका MCQ और आएगा एक के अंदर। इसमें रीजन देखिएगा कि आगे क्या अफेक्ट अंडर प्योर मोडिग्लानी मिलर थ्योरी है एक, जिसे मिलर एंड मोडिग्लानी थ्योरी कहते हैं। व्यू आइडियल एफिशिएंट मार्केट, इट इज यूम दैट नो टैक्सेस नो बैंक, मतलब इसमें टैक्स भी नहीं होता और आपकी बैंक का कोई ट्रांजेक्शन कास्ट भी नहीं होती। सो डेट इंक्रीज रिस्क, आप जो होती है डेट लेते हैं और इसका रिस्क इंक्रीज कर लेते हैं। बट इज़ आल्सो चीपर देन इक्विटी, ये डेट जो होता है आपका, ये जो डेट होता है ना, डेट इंक्रीज करते हो, लेकिन ये चीपर से होता है, चीपर होता है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स सेविंग करता है। क्या करता है? डेट आपका टैक्स सेविंग करता है, समझ लगे, इसलिए चीपर कह रहा है वो। कहना चेंज इन द डेट हैज़ नो इफेक्ट, अगर चेंज डेट करेंगे तो नो हैज़ इफेक्ट ऑन द वैक के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर डेट चेंज कर देते हैं। एंड वैल्यू ऑफ द फर्म द वैक कव इज फ्लैट, मतलब आपकी वैल्यू ऑफ कम की वजह से आपका वैक क्या हो जाता है, कब फ्लैट हो जाता है। फ्लैट होता है कि ऐसे, ठीक है।
अब देखिए वैल्यू ऑफ फर्म कहता है डेट प्लस इक्विटी, मतलब इक्विटी और डेट की टोटल की वैल्यू को बुला के इसको वी भी कहते हैं, ठीक है, वैल्यू, ठीक है, वैल्यू फर्म। डी प्लस ई का मतलब होता है कि दोनों को मिला के आपने उसकी वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिएगा कि अंडर ट्रेडिशनल व्यूज द इफेक्ट ऑफ दी, वही एमसीक्यूज है। अगर पीछे में देखिएगा, पीछे हमने देखा एफिशिएंट मार्केट के तौर पर, ठीक है। अब हमने कौन से देखा है ट्रेडिशनल व्यू के मुताबिक, बाकी वही एमसीक्यूज है द इफेक्ट ऑफ द डेट ऑन द वैक एंड रिप्रेजेंट द हेल्प ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यू शेप्ड कर्व होगा। वो कैसे होगा देखिएगा, कहते हैं एफिशिएंट अंडर ट्रेडिशनलिस्ट views a trade of the through real market combined effect of the on taxes and financial distress bankruptcy cost are the flat of the U-shaped curve। मतलब आपकी जब टैक्सेस आने लग जाते हैं और आपकी जब फाइनेंशियल कास्ट आने लग जाती है, बैंक्रप्सी कास्ट आती, ट्रांजैक्शन कास्ट आने लग जाती है, तो फिर आपके वैक का जो शेप है यू कर हो जाता है, ऐसे ऐसे होने लग जाता है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है, सही है। तो ये आपकी आपको प्रूफ मिल गया होगा, ठीक है। देखिए आगे के साथ साथ रीजन देना ताकि आपको इजीली लगे। कहना अकॉर्डिंग टू द ट्रेड ऑफ द थ्योरी वैल्यू ऑफ द फर्म राइजेस एज रिजल्ट ऑफ। आपको मैं एक बात बताऊं, आपका जो थ्योरी बेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट ना, थ्योरी बेस आपको 80% आएगा, ठीक है, और 20% आपका न्यूमेरिकल आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, सही है। तो ध्यान से थ्योरी को अच्छे तरीके से पढ़ के लेके जाएगा, थ्योरी पढ़ लेंगे फार्मूले खुद ब खुद आएंगे। तो कहते हैं ट्रेड ऑफ थ्योरी क्या कहती है, वैल्यू ऑफ द फर्म राइजेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टैक्स सेविंग करती है जी, इंक्रीज ईपीएस नहीं करती भाई, आपका ईपीएस तो करती ही नहीं है ना, ईबीटी करता है, ठीक है। क्योंकि आपका इंटरेस्ट जब आप लेस कर देते हो आपका ईबीटी अर्निंग पर शेयर भी कम आता है, ईबीटी भी कम आता है, और कास्ट ऑफ डेट आपकी सेविंग नहीं होती है, ठीक। वो तो कास्ट ऑफ डेट एक अलग एक चीज़ आ जाती है ना, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट पे करना होता है। इसमें देखिएगा कहते दिस इज केस ऑफ द प्योर एमएम थ्योरी where there are no taxes benefit costs. It is case of the trade off. In trade off the theory, reality initially value of the firm arises as there is the tax देखिए इंटरेस्ट टैक्स सेविंग में, इंटरेस्ट टैक्स सेविंग का मतलब कि इंटरेस्ट जो आपने पे करना होता है डेट के ऊपर, वो टैक्स सेविंग करता है, ठीक है हमारी। और इसने कहा कि टैक्स भी नहीं देना पड़ता है, आपकी ट्रांजेक्शन कास्ट है वो भी नहीं देनी पड़ती, बट एक्सेसिव लिवरेज, बट बहुत ज़्यादा जब लोन ले लेते हो ना, वैल्यू ऑफ द फर्म स्टार्ट डिक्लाइन ऑफ द इंटरेस्ट कास्ट में से आपकी जो बहुत ज़्यादा लोन ले जाते हो आपकी इंटरेस्ट कास्ट कम होती जाती है, गिरती जाती है, गोज़ वेरी हाईली ड्यू टू द बैंक निफ्टी कारक्स। आपका दिवालिया होने के ज़्यादा चांस होते हैं, आपके पैसे में भी आपके पास पैसे ना हो तो आप पैसे पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक बड़ी सोचने वाली बात होती है। आगे देखिएगा कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन नेट इनकम कैन बी कैलकुलेट। अब देखो नेट इनकम कैसे है, नेट इनकम होता है ईबीटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस आरडी और मल्टीप्लाई 1 माइनस टी। अब ये देखिएगा इसमें जो प्लस नहीं करते, वैसे इसमें प्लस आरडी को माइनस ही करते हैं, ठीक है। ईएटी नहीं है, अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं होता, ईबीटी होता है इसमें, अर्निंग बिफोर टैक्स है, इसमें ईबीटी होता है लेकिन प्लस नहीं होता, इसमें ईबीटी होता है लेकिन इसमें डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अब देखिए इसमें देखिएगा फार्मूला देखिएगा, इसमें देखिएगा कहता है नो डेट नेट इनकम इज इक्वल टू होता है ईबीटी माइनस इंटरेस्ट माइनस टैक्स, कि अगर ईबीटी में से माइनस इंटरेस्ट और टैक्स निकाल दिया तो अगर फॉर एग्जांपल हमने इसके ऊपर टैक्स ये इंटरेस्ट लेस कर दिया, क्या कर दिया, इंटरेस्ट लग दिया, तो बाकी क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब टैक्स लेस कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स। ऐसे ही हमने नेट इनकम जब निकालनी है, नेट इनकम निकालनी है तो इसमें कहना है ईबीटी, हमने ईबीटी से लेनी है क्योंकि इसमें हमने ना तो टैक्स पहले लेस करना ना इंटरेस्ट पैसे लेस करना, ठीक है। ईबीटी लेनी है, उसमें से आरडी और एक्सडी लेना है, वैसे उसका जो लोन लिया डेट लिया उसकी वैल्यू और परसेंटेज को साथ मिला के, और उसके बाद उससे आपने जो टैक्स रेट है 30%, आपका जो 30% 20% टैक्स रेट दिया होगा वो आपने टैक्स लिखा होता है कि टैक्स कॉर्पोरेशन 30% दिया होता है, वो आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लॉन्ग में क्या चाहते हैं न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो ध्यान से कीजिएगा। कहता है विच ऑफ द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ द मनी चेंजर। तो इसमें मनी चेंजर का प्राइमरी मकसद क्या है, इसमें क्या आर्क्स रेट शुड लेस
देन बिट रेट, नहीं ये नहीं हो सकता, बिट रेट से ग्रेटर होना चाहिए। देखे ना, आर्क्स रेट शुड बी ग्रेटर दैन बिट रेट, तो इसका बिट रेट से होना चाहिए। क्यों, रीज़न देख लेते हैं। कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर एफएक्स ट्रेड डैट मनी एक्सचेंजर बाय लो, कम खरीदता है सेल हाई पे करता है। सो आर्क्स ग्रेटर दैन बिट रेट, मतलब आर्क्स शुड बी ग्रेटर दैन बिट रेट से ग्रेटर दैन होता है। ठीक है, तो ये होना चाहिए। और मनी एक्सचेंज का रूल क्या है, ये भी आ सकता है बाय लो करता है और सेल हाई करता है, ये भी रूल आपको आ सकता है, ये बात में रखिएगा। आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा कैलकुलेट, ये एक सवाल आया, मैंने लॉन्ग के तौर पर आया सवाल, ये सवाल आ जाता 3 नंबर का 5 नंबर का। देखिएगा कैलकुलेट दी टैक्स शील्ड निकालनी, हमने गिवन दी इन्फॉर्मेशन। कॉर्पोरेट टैक्स 35% है और डेट आपकी 20,000 है, रेट ऑफ रिटर्न सोल्यूशन। टैक्स शीट कैसे कहता है, इनकम है आपकी, इसमें आपका डेट और इंटरेस्ट है और मल्टीप्लाई टैक्स रेट। अब देखो आपका 20,000 इनकम है, ये जो आपकी इनकम दी हुई है ये है, और उसके बाद आपका 8% क्या है, फॉर एग्जाम्पल 8% इसने दिया नहीं है, 8% जूम कर लो, आपका इंटरेस्ट रेट है 8%, ये मिसिंग हो गया में से कोई इन्फॉर्मेशन। 8% क्या, आई जिससे हम कहते हैं ये जो इंटरेस्ट रेट, ये ठीक है। वो हमने क्या कर लेना है, आपने डेट है और उसके बाद हमने डेट आपका इनकम डेट और सॉरी डेट ये हमारी, तो ठीक है 20% के 8% निकाल लेना और मल्टीप्लाई टैक्स रेट कर देना। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है, तो इसको ऐसे करना है, मैंने आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए 20,000 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 100 करना है, 8% का मतलब 100 ये आ जाना, और इसका मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 56560 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाता है अगर आप इसको करना चाहो। तो ये इनकम ख़त्म कर देना, ठीक है, ये इनकम 0 लिख देना, सॉरी ऐसे इनकम तो दी नहीं, 0 लिख देना। ठीक है, तो मैंने 0 हो जाती है, कोई और कोई उसने ऑप्शन ही नहीं दिया हमें। आगे देखिएगा इसमें क्या कि द ड्यू पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट अप्रोच, ये इसका क्वेश्चन है, ये देखिएगा, और इसको लॉन्ग में क्वेश्चन में भी आ सकता है। ड्यू पॉइंट अप्रोच ब्रेक डाउन दैट अर्निंग पावर ऑन द शेयर होल्डर, अर्निंग पावर बिल्कुल होता है शेयर होल्डर की, अर्निंग पावर होती है बुक वैल्यू ऑफ द ROI रिटर्न ऑन इक्विटी फॉलो एज, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे बराबर होती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई टोटल एसेट टर्नओवर एंड मल्टीप्लाई इक्विटी मल्टीप्लायर। बिल्कुल सही बात उसने की है। टोटल एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई ग्रास प्रॉफिट मार्जिन तो आती है, नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है। ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाई नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब ये होता है, लेकिन इसे मल्टीप्लाई इक्विटी मल्टीप्लायर भी तो करना चाहिए ना। तो इसका आंसर डिटेल देख लेते हैं। ये देखें आप, कहता है ROI इज टू प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई एसेट टर्नओवर, वैसे ये प्रॉफिट मार्जिन है और ये एसेट टर्नओवर है और इक्विटी मल्टीप्लाई ये है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको ये फार्मूला देख लीजिएगा। ये कहते हैं इसको प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, इसको एसेट टर्नओवर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, इक्विटी मल्टीपल। ये होता है इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल। ये प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल होता है। ठीक है, एसेट टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, सेल डिवाइडेड बाय एसेट होता है, और इक्विटी मल्टीप्लाई का फार्मूला क्या होता है, एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी होता है। ठीक है, तो ये इसने दिया हुआ है, समझ लगी है, तो यही फार्मूला निकलता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा आगे सवाल देखिएगा, कहता हाउ मच रिटर्न शुड बी ऑफर्ड बाय स्टॉक हुज रिस्क एंड रिटर्न पेयर लाइंस बिलो टू दी SML। मैं पेयर लाइंस के मुताबिक आपका रिटर्न कितना आता है, किस तरह आता है स्टॉक के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर, ठीक है, ऑफर कितना होता है, मतलब हाउ मच रिटर्न शुड बी ऑफर होता है बाय स्टॉक हुज रिस्क एंड रिटर्न पेयर लाइंस होता है बिलो इन दी SML के बिलो होता है। नो रिटर्न होता है, लो रिटर्न होता है, एवरेज रिटर्न होता है, एक्सेसिव रिटर्न, लो रिटर्न होता है। क्यों, इसमें रीजन देख लेते हैं, कहते हैं एनी स्टॉक हुज रिस्क रिटर्न पेयर लाइज बिलो दी SML इज ऑफरिंग टू दी रिटर्न इज लोअर देन दी मार्केट, मतलब लोअर देन आपकी मार्केट बराबर होना चाहिए, इसलिए वो आपकी लो रिटर्न होता है। ठीक है, तो ये आपका MCQ ये था। इसकी रीजनिंग देखिएगा कि एक स्टॉक है जिसमें आपका रिस्क रिटर्न पेयर लाइज बिलो होना चाहिए दिस SML के, वो ऑफरिंग क्या करता है, रिटर्न इज लोअर देन मार्केट में। आपका जो SML है वो आपका जो रिटर्न है वो मार्केट से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, वो ऑफर करता है, सही है। तो ये स्टॉक की बात कर रहा है, शेयर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है।
कहना विच मार्केट रिस्क इज मेजर इन द टर्म ऑफ द डैश ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो और इंडेक्स। मतलब इसमें क्या होता है कि मार्केट रिस्क जो होता है आपका मेजर करता है टर्म ऑफ डैश मार्केट पोर्टफोलियो होती है कि आपकी डिफरेंट कंपनी पे जो इन्वेस्टमेंट की हो इसकी पोर्टफोलियो इंडेक्स के मुताबिक क्या होता है। वेरिएंस कोवेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आपके मार्केट पोर्टफोलियो की मार्केट रिस्क को मेजर करता है। ठीक है, मार्केट रिस्क आपका करते ही स्टैंडर्ड डेविएशन है। कोफिशिएंट तो रिस्क पर यूनिट को कैलकुलेट करता है ना। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट रिस्क को देखते हैं। अब इसकी रीजन देखते हैं, कहते हैं मार्केट रिस्क इज द मेजर इन द टर्म ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखा, ऑफ द मार्केट पोर्टफोलियो आर द इंडेक्स, ये तो एक मार्केट वाली टर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, और इसको मार्केट पोर्टफोलियो इंडेक्स भी के नाम से भी देखते हैं। ठीक है, ये आपकी रीजनिंग आ गई। आगे देखिएगा, कहता है विच ऑफ दी, ये देख लीजिएगा, विच व्हाट विल बी द मार्केट रिस्क प्रीमियम रेट ऑफ द स्टॉक। सी का मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होगा इफ़ द एवरेज स्टॉक पीरियड ऑफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ द 15% और ट्रेजरी बॉन्ड ऑफ द यील्ड 10% दिया होता है। तो इसका आंसर 5 निकलता है। कैसे निकलता है देख लेते हैं। अब वो कहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड द मार्केट पोर्टफोलियो दैन द रिस्क फ्री रेट। मतलब इसमें क्या होता है कि रिस्क फ्री रेट फ्री ये मालूम करना है हमने, मार्केट रिस्क फ्री रेट। ठीक है, और मार्केट रिस्क फ्री रेट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस मार्केट पोर्टफोलियो। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना 15 और मार्केट पोर्टफोलियो कितना है 10, तो ये आपका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिल्कुल एक लॉजिकली आसान लॉजिकली तरीके से था। आज देखिएगा कि ऑल ऑफ द गिव फॉलोइंग यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ द पार्टिकुलर स्टॉक यूजिंग एसएमएल इक्वेशन एक्सपेक्ट। कहते हैं जो आपकी कैलकुलेशन की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के लिए पार्टिकुलर स्टोर के लिए यूजिंग होती है एसएमएल के, इसमें से कौन सी नहीं है। देखिए, रिस्क फ्री रेट होता है, सारी बात है, रिस्क फ्री रेट का आपका फार्मूला एसएमएल में होना चाहिए। रिस्क फ्री रेट और प्रीमियम मार्केट प्रीमियम भी होना चाहिए और स्टॉक बीटा भी है, तभी तो एसएमएल इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो ना। तो स्टॉक प्राइस नहीं हो सकती। तो इसकी देख लेते हैं फार्मूला क्या बनता है। देखो, कहता है एसएमएल इक्वेशन अज्यूम दैट एफिशिएंट स्टॉक प्राइस रिस्क एंड रिटर्न आर ए इज इक्वल टू आर एफ, मतलब रिस्क फ्री रेट प्लस आर एम मार्केट रिस्क, जिसे हम इस दोनों को ना इन दोनों को मार्केट रिस्क प्रीमियम कहा जाता है। आर एम माइनस आर एफ, इसको आ सकता है न्यूमेरिकल कि आर एम माइनस आर एफ क्या है, रिस्क प्रीमियम मार्केट रिस्क प्रीमियम होता है। तो ये बीटा ए है। ठीक है, तो ये बीटा ए है, सही है। तो ये आपका इसका आंसर है। तो शेयर वैल्यू नहीं आती, शेयर वैल्यू तो आपकी नहीं आती भाई, वो तो आपकी स्टॉक के मामले में देख सकते डिविडेंड वाले के, वो तो एक प्राइस का अलग तरीका है। कहता है इफ द करंट एसेट 60,000 है और करंट लायबिलिटी 10,000 है और लायबिलिटी 25,000 है, तो कैलकुलेट द क्विक रेशियो निकाल दें। क्विक रेशियो कैसे निकलती है, इसका फार्मूला देख लीजिएगा। क्विक रेशियो करंट एसेट मैंने करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट कितने दी हुई है, आप 16,000 दी है और इन्वेंट्री कितनी दी है आपकी 25, इसको लेस कर दो और डिवाइड कर दो आप करंट लायबिलिटी के साथ। तो ये लायबिलिटी आपकी ये दी हुई है, तो आपका ये 1.5 देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके क्या आता है। मैंने तो 1.35 आता है, तो उस हिसाब से मैंने किया हुआ है। आगे कहता है कि कैलकुलेट द फॉरवर्ड रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड रेट ऑफ द रुपीज इफ द interest on the first year maturity in Pakistan 10% and the Australia is 60% and the current spot rate 76 ऑस्ट्रेलिया डॉलर के हिसाब से। अब इसमें इसका निकालना कि आपने क्या फॉरवर्ड रेट निकालना है, फॉरवर्ड रेट निकालना है आपने। फॉरवर्ड रेट का मतलब था स्पॉट रेट, इसका मतलब एस का मतलब स्पॉट रेट, उसका मतलब था रुपीज़ डिवाइड बाय ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सही है। मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आपका आई जो इंटरेस्ट है रुपीज़ में वो, और डिवाइड बाय 1 प्लस आई जो आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है। देखिए इसमें स्पॉट रेट क्या है आपका 76 है और आपका रुपीज़ कितना 1 है। ठीक है, 1 रुपीज़ दिया हुआ है, देखो इंटरेस्ट 1 रुपीज़ दिया हुआ है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है आपका उसका दिया हुआ है, प्लस करना है इसमें ये सॉरी ये आपका ये बराबर आता है इसके इधर। ठीक है, तो ये इसके बराबर आता है। ठीक है, तो 1 प्लस आई रुपीज़ का कितना है 10% पॉइंट, ये 100% 10% डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये 0.10 आएगा। डिवाइड करेंगे ऐसी इंटरेस्ट 1 प्लस इंटरेस्ट ऑस्ट्रेलिया का कितना है यूएसडी का 6% है 0.06 आएगा, 6 को डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों को पहले इसको हल करना है फिर इसको हल करना है फिर। ठीक है, इसको हल करने के बाद ना ये 1 ये देखो 1.10 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 1.06 बन जाएगा। पहले इसको डिवाइड करना है फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
ये बाज़ेन में रखिएगा, तो आपका आंसर मेरे ख्याल से ये निकलता है। ठीक है, यूएस ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे देखिएगा, कहता है व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दी 1000 ऑर्डिनरी एनुइटी डेट 8% 8% एनुअली फॉर द इन्फिनिटिव नंबर ऑफ द पीरियड। मतलब इन्फिनिटिव नंबर ऑफ दी होती है कि जहाँ आपकी लाइफ को नहीं डिफाइन किया जा रहा, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर को डिफाइन नहीं किया जा रहा, परपेचुइटी का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट यूज होती है, कहना इट विल बी ट्रीटेड एज द परपेचुइटी फार्मूला जैसे प्रेजेंट वैल्यू PMT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, प्रेजेंट जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आपकी मैच्योरिटी टाइम के ऊपर दी हुई थी 1000, जैसे हम प्रेजेंट वैल्यू 1000 के नाम से जानते हैं, और डिवाइडेड बाय आपका इंटरेस्ट है 8%, 0.08 बन जाएगा। ठीक है, 8% को डिवाइड बाय 100 करोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 12500। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाता है। उसके बाद देखिएगा, कहना एन इन्वेस्टर एक्सपेक्टेड 8% रिटर्न ऑन दिस पोर्टफोलियो बीटा इज 1.2 बिफोर द इन मार्केट रिस्क प्रीमियम इंक्रीज 8% टू 10%। पहले 8% था, अब 10% हो गया। बेस ऑन दी चेंजिंग दी रिटर्न, अब चेंजिंग के मुताबिक कहता है बेस ऑन दी चेंजिंग, इसका मतलब था मैंने बीटा अज्यूम क्या करना है 10% के हिसाब से। व्हाट विल बी नो एक्सपेक्टेड ऑन दी पोर्टफोलियो, आपका रिटर्न क्या होगा एक्सपेक्टेड, उसके हिसाब से हमने देखना है। देखो वर्किंग द 2% द राइज ऑफ द रिस्क प्रीमियम, मतलब आपका जो रिस्क प्रीमियम है 2% इंक्रीज हो रहा है, मतलब आपका जो पहले 8% से क्या आ रहा है 10%, वो 2% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सही है। राइज एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द 2 बीटा, मतलब बीटा 2 इज मल्टीप्लाई 2 बीटा होगा। सही है, सो इसके हिसाब से क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1.2, मतलब आपका जो रिस्क फ्री रेट है उसके साथ आप 1.25 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये रिस्क प्रीमियम है, ये रिस्क प्रीमियम है, ठीक है, ये रिस्क प्रीमियम है, उससे मल्टीप्लाई कर दिएगा तो ये 2.5 आ जाएगा। ठीक है, उसके साथ जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है 18 का, तो इसको जमा कर दीजिएगा। ये फार्मूला क्या होता है, RF, ठीक है, RF, ठीक है, ये बता दीजिएगा, RF पड़ा हुआ है फार्मूला, RF प्लस बीटा माइनस रिस्क मार्केट प्रीमियम। ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये क्या होगा, बीटा आपका 1.25 है, प्रीमियम आपका मल्टीप्लाई 2% आ गया, और बीटा आपका प्लस हो जाएगा 18%, तो ये आपका ऐसे होगा। ठीक है, तो ये आपका पता लग गया होगा। ठीक है, आगे देखें, कहते कैलकुलेट द डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज 40,000 यूनिट ऑफ द ओल्ड क्वांटिटी सोल्ड एंड द फर्म हैज 1 लाख इज फिक्स कास्ट। ठीक है, ठीक है, दिस फर्म एज एंटिसिपेट सेलिंग ईच यूनिट 25 वेरिएबल कास्ट 500 यूनिट, तो आपने निकालनी है हमारे क्या डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है। अब इसमें देखिएगा सेल हमारी कितनी है, 40,000, हमारा यूनिट कितने हैं, 4 लाख हमारे कितने हैं, 4 लाख के हमारे यूनिट है, उसमें 25 से डिवाइड किया तो हमारा 10 मिलियन बन जाता है। और वेरिएबल कास्ट यूनिट हमारे कितने, 4 लाख से 5 पर यूनिट के साथ, इसे पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई किया, सेलिंग प्राइस को इससे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो आपकी ये टोटल सेल आ गई, तो ये यूनिट प्लस सेलिंग प्राइस, तो ये यूनिट प्लस मल्टीप्लाई वेरिएबल कास्ट। ठीक है, ये 2 मिलियन बन जाएगा। अब देखो डिग्री ऑफ द लीवरेज कैसे बनता है, सेल माइनस वेरिएबल कास्ट डिवाइड बाय सेल माइनस वेरिएबल माइनस फिक्स कास्ट। अब देखो सेल में कितनी है 10 मिलियन है, और वेरिएबल कास्ट 2 मिलियन है, फिर डिवाइड बाय करेंगे सेल माइनस सेल कितनी है 10 मिलियन, और वेरिएबल कास्ट 2 मिलियन, और फिक्स कास्ट 1 मिलियन, तो आपका जवाब आ जाएगा 1.14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आता है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे, देखिएगा ABC 5 मिलियन आउटस्टैंडिंग डेट रखती है, 5 आउटस्टैंडिंग, करंटली 2 लाख आपके शेयर रखती है आउटस्टैंडिंग, प्राइस आपकी 60 है पर शेयर के मुताबिक। ठीक है, बोरोइंग आपने 10% किया, मतलब लोन लिया 10%, उसके ऊपर इक्विटी आपकी 15% है, तो व्हाट इज दी वैक क्या होगा फर्म का, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, आपका बाज़ेन में रखिएगा। अब देखिएगा इसमें क्या होगा कि आपने देखना है कि एब्सेंस ऑफ द टैक्स रेट वैल्यू ऑफ द फर्म फैलो कि डी आपका डेट है कि 5 मिलियन है, देखो आपका डेट दिया हुआ है 5 मिलियन। ठीक है, डेट दिया आपका 5 मिलियन, और ई आपका दी हुई है जो आपकी इक्विटी है या ऑर्डरिंग शेयर है
नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके, ये नंबर ऑफ शेयर बन जाते हैं, नंबर ऑफ शेयर ऐसा से मैं लिख देता हूँ, एन एस लिख देता हूँ, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई पर शेयर, आपका पर शेयर कितना 60 का, उससे मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 मिलियन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 12 लाख होता है ये, ठीक है 5 लाख होता है। ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यू टोटल वैल्यू निकालनी, वी निकालना है आपने, वी निकालना है। उसके बाद क्या होगा, डेट प्लस इक्विटी, डेट प्लस इक्विटी 12 ये 5 ये वाला और 12 ये वाला। ठीक है, दोनों को जमा करके 17 मिलियन बन जाए। अब बैक देखिएगा, बैक होता है कि इक्विटी आपकी जो डेट है, डेट डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, मतलब इसका बनता है डी डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाई आपका जो डी की परसेंटेज है, डी आपकी आर, जिसे हम आर डी कहते हैं। ठीक है, वो कर लेते हैं, मतलब ये कर लेते हैं ऐसे, मतलब आपका डी डिवाइडेड बाय डी वैल्यू के वी मल्टीप्लाई आर डी इंटरेस्ट, आर डी आपका होता है इंटरेस्ट के हिसाब से, तो ये आपका अब बोरिंग दी हुई है 10%। ठीक है, प्लस करना है आपने ऐसे ई डिवाइड बाय वी मल्टीप्लाई आर डी की नहीं लिखना, आर डी लिखना। अब तो आपको इसको हल कर लीजिएगा, ये 30.5 बनता है। मतलब आपको इसे ये बनता है, ये जो आपका आंसर गलत हुआ है, ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से निकलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा, सही है। तो आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा विच व्हाट इज़ द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर द ऑटोमेटिक मोबाइल सेलिंग 20,000 कार पर ईयर, कास्ट आपकी देती हुई है अपर ऑर्डर 750 और कैरिंग कास्ट आपकी 300 दी है फॉर पर मोबाइल। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला क्या है, ऑर्डर क्वांटिटी को इकोनॉमिक ऑर्डर का स्क्वायर रूट ऑफ दी, मतलब स्क्वायर रूट ऐसे करना है ऐसे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 22,000, मतलब आपका ये जो 2 मल्टीप्लाई आपकी सेलिंग है, डिमांड है जिसे हम कहते हैं 2000 है, वो है आपकी डी प्लस मल्टीप्लाई सी में कैरिंग कास्ट, नहीं कैरिंग का नहीं ऑर्डरिंग कास्ट, ओ आएगा ऑर्डरिंग कास्ट। ठीक है, इसमें आपको मैं बता देता हूँ, यह फार्मूला है 2 का तो वैसे आना है, ये ऐसे इसका स्केल लेना है ऐसे। ठीक है, 2 ये डिमांड है, ये मल्टीप्लाई ओ ऑर्डरिंग कास्ट डिवाइड बाय कैरिंग कास्ट सी। ठीक है, तो ये आ जाता है। उसमें देखिएगा कहता है यू की स्क्वायर रूट ऑफ द 2 एनुअली क्वांटिटी, एनुअल क्वांटिटी एनुअल डिमांड कहते हैं, कास्ट ऑफ ऑर्डरिंग कहते हैं इसको। ठीक है, और कैरिंग कास्ट ऑफ दी पर यूनिट कहते हैं इन दोनों को। ठीक है, तो जवाब आपका आ जाएगा 100 कार आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा जीरो कूपन बाउंड हैज़ यील्ड मैच्योरिटी 9%। ये क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, 3-5 नंबर के, ये ध्यान से देखिएगा। 9% है और पार वैल्यू ऑफ दी 1000 है, बॉन्ड ऑफ दी मैच्योर 8% 8 ईयर है, बॉन्ड शुड बी सेल एट द प्राइस ऑफ द टुडे, कितने का बिकेगा। अब देखिएगा बॉन्ड ऑफ द प्राइस कितने का, बॉन्ड प्राइस इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कूपन पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फेस वैल्यू। अब देखिए इसमें ये देखिएगा कि आपने सबसे पहले ये करना है कि आपका फार्मूला के प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू 1000 है। ठीक, इसका फार्मूला है 1 प्लस आई रेज की पावर 8। अब आई कौन सा है, ये वाला आई, ये वाला 9, तो ये बन जाएगा 1.09 बनेगा। और इसकी जब रेस की पावर लेंगे 8 की, वो जो अमाउंट आएगी उससे 1000 से डिवाइड करना है आपने, तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। सही है, ठीक है, ये बाजे में कैलकुलेशन कर ली क्या, मैंने तो अपने हिसाब से सही किया है। पहले इसकी रेस की पावर लेनी है, रेस की पावर लेके जो अमाउंट आई फिर 1000 वो जो अमाउंट आई उससे डिवाइड कर देना। ठीक है, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। देखिएगा कैलकुलेटर ये हमारे पास है और हमने ये कितना हमारा 1.09 आ जाता है। और स्केल ले लेते हैं हम, वैसे स्केल ही होता है ये एक हिसाब का, स्केल तो नहीं है ये हमारा होगा, 1 मिनट है जे 1.09 ये एक्स वाई होगा, स्केल और 9 था 8 था मेरे ख्याल से 8। ठीक है, ऊपर कर लेते हैं और ये यहाँ 8 था, इज इक्वल टू कर देते हैं, तो ये आएगा 1.9925। याद रखिएगा 1.9925 तो 1000, ठीक है सॉरी 1000 डिवाइडेड बाय 1.9925, तो यही मेरे ख्याल से आया था, ये 501 आ गया। ठीक है, हमारा आंसर, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे हम इसको लेके चलते हैं। अब देखिएगा कहते हैं सरफराज कंपनी फ्रांस 2 मिलियन मार्केट वैल्यू है और 2 इन द डेट में आपकी 2 मिलियन है, 3 मिलियन दी इक्विटी है। ठीक है, 2 मिलियन आपका डेट है, 3 मिलियन आपकी इक्विटी है। दी कास्ट ऑफ डेट 10% है और कास्ट ऑफ इक्विटी आपकी 15%। कैलकुलेट दी वेटेड कास्ट ऑफ कैपिटल, पीछे भी ऐसी सवाल आया था। पहले वैल्यू निकालें 2 मिलियन और 3 मिलियन डेट
प्लस इक्विटी, ये वी के बराबर होता है, ये फार आ भी जाता है, ये 10 मिलियन में हो जाएगा। और वैक है जो वैक, अब वैक का मतलब है डी डिवाइडेड बाय वी और मल्टीप्लाई आर डी, ठीक है, परसेंटेज हिसाब के साथ, प्लस ई डिवाइडेड बाय वी मल्टीप्लाई आर ई जो परसेंट के हिसाब से है। तो ये 13% आपका आंसर है। ये पीछे भी आंसर आया था, वो मेरे ख्याल से गलत हो गया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती, तो ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। तो आज का ये मेरा लेक्चर है, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मैं यही कहूँगा, इसमें से जो इस तरह के सवाल है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं आपके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे सर सब्जेक्टिव आपका अपलोड करूँ या ना करूँ। सब्जेक्टिव में आपके कोई 20 से 30 क्वेश्चन होंगे, वो मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट करके आपने बताना है कि आप चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे, फिर मैं उसकी वीडियो अपलोड करूँगा। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।